हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो सी का पुराना पीडीएफ था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, राइट। ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल पर डिस्कशन किए थे एंड ये पूरा हमारे पास क्या हो गया था, कंप्लीट हो चुका था, राइट। कांस्टेंट इन सी जो था वो हमारे पास लास्ट टॉपिक था, ठीक। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और बताना इम्पोर्टेंट था कि जैसे मैंने क्या बताया था इसमें, इस प्रोग्राम को वापस से मैं रीड करता हूँ। जैसे हैश इंक्लूड एसटीआर डॉट एच इंटीमेट, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक एक्स वेरिएबल डिफाइन किया है जो क्या है हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप का था, राइट। और उसके पीछे मैंने क्या लिख दिया था, कांस्टेंट इंट एक्स इक्वल्स टू 10.35, यानी एक्चुअली इंटीजर डेटा टाइप का था तो ऑब्वियस सी बात है 10.35 कैसे स्टोर करेगा, राइट। तो ये स्टोर करेगा 10। अच्छा, कॉन्स्ट लगाने से मैंने क्या बोल दिया था, जब भी आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के पीछे, जब आप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं उसके पीछे कॉन्स्ट लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है एंड फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे चेंज करने का कोशिश किया था, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन करने का कोशिश किया था, राइट। तो वो चीज़ पर्टिकुलर आपको एरर देगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आया है, एरर आया था, ठीक। ये और ये मैंने करके भी दिखाया था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई जनरलाइज क्वेश्चन पूछे आपसे कि आपको एक पर्टिकुलर ये प्रोग्राम दे दें, राइट, ये पूरा का पूरा आपको क्या कर दें, प्रोग्राम दे दें और आपसे पूछे कि क्या आप यहाँ पे कॉन्स्ट आपने यूज किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो टिपिकली आंसर यस है कि आप एक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग पॉइंटर्स में सीखेंगे, ठीक। तो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स we can change the value of x, we can change the value of x, right. With the help of pointers I can change the value of x, right। अच्छा, कुछ बुद्धिमान आदमी ये भी कहेगा कि एक्स की वैल्यू चेंज करना है, वो तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या 10 थी, मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके एडिट करके इसको एक्स की वैल्यू 11 कर दूंगा, हो गई एक्स की वैल्यू चेंज, राइट। तो वैसे चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे चेंज करने का मतलब कि आपकी कॉस्ट इंडेक्स जो आपने वैल्यू इनिशलाइज किया है वो वही रहे, बट विथ सम एडिशनल ऑपरेशंस, राइट। यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक। तो वो पॉसिबल होता है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि जब आप पर्टिकुलर कोई वेरिएबल में, मतलब इसी में रियलिटी है कि आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के पीछे कांस्टेंट यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, पर्पसली हम लोग ये इसलिए कांस्टेंट यूज़ करें, बट ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। पॉइंटर्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये पर्टिकुलर वैल्यू चेंज होगा, बट एक चीज़ और में ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि पर्पस हमारा फिर फुलफिल नहीं होगा, राइट। अगर आपको एक्स की वैल्यू चेंज करनी है तो आप कांस्टेंट क्यों लगा रहे हैं, एक बेसिक क्वेश्चन चीज़ है ना। आप कांस्टेंट इसलिए लगा रहे हैं कि आप एक्स की वैल्यू को चेंज ना कर सकें, राइट। तो हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा ना अगर आप मज़े मज़े के लिए चीज़ कर रहे हैं। देखो, नॉलेज होना इज़ गुड, बट आप मतलब ज़बरदस्ती ये चीज़ यूज़ कांस्टेंट लिख के आप अगर एक्स की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ वो लेंदी भी है, प्लस पर्पस फिल नहीं करेगा। क्यों पर्पस, क्या किस चीज़ का पर्पस फिल नहीं करेगा, कांस्टेंट यूज़ करने का पर्पस फिल नहीं करेगा, राइट। आप कांस्टेंट यूज़ करके वैल्यू चेंज कर रहे हैं, सो राइट। तो ये पॉइंट यहाँ पे था बताना कि जहाँ भी आप कांस्टेंट, यहाँ पे जब मैंने कांस्टेंट डिफाइन किया तो आप कांस्टेंट किसी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट कर देते तो वो वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था, लाइक लास्ट सेशन में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल इन सी। अब स्टैटिक वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को देखते हैं। ये प्रोग्राम क्या कहता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है हैश इंक्लूड str डॉट एच इंट में, और फिर हमारा हमने एक वेरिएबल एक्स डिफाइन किया जो इंटीजर डेटा टाइप का था, और इसके पीछे मैंने क्या लगा दिया, स्टैटिक लगा दिया, ठीक। फिर क्या प्रिंटफ परसेंटेज एक्स रिटर्न जीरो एंड यहाँ पे होगा सेमीकोलन, राइट, रिटर्न जीरो, और फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम क्लोज हो गया, ठीक। तो अगर एज इट इज़ रहे, अगर सपोज फॉर अ वाइल हम लोग ये सब सोचते हैं कि अगर यहाँ पे स्टैटिक वर्ड रहता ही नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, सपोज ये वाला पर्टिकुलर चीज़ स्टैटिक वर्ड रहता है, सिंपली आपका प्रोग्राम ऐसा होता
कि यहाँ मेन फंक्शन आपने स्टार्ट किया है, राइट, यहाँ से आपने स्टार्ट किया एंड आप इंटेक्स प्रिंटफ परसेंटेज एक्स रिटर्न जीरो करके आप प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं। तो उस केस में जो आप कंपाइल में रन कराने जाते हैं, तो ये क्या है, नॉर्मल आपने एक लोकल वेरिएबल को डिफाइन किया और उसकी वैल्यू डिक्लेयर नहीं की, तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट क्या आता है हमारे पास, कोई गार्बेज वैल्यू आती है, कुछ भी वैल्यू आ जाती है, राइट, कुछ भी वैल्यू आ जाती है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है दैट इज स्टैटिक, एक कीवर्ड है दैट इज स्टैटिक। अब ये स्टैटिक क्या करता है ये हम लोग समझते हैं। देखो, स्टैटिक का मेन पर्पस हमारे पास ये होता है, जनरली क्या होता है कि जब भी आप पर्टिकुलर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, राइट, जैसे मैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर उससे आपको ज़्यादा इसमें क्या होगा, अ, समझने में आसानी होगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, नोट करके जाता हूँ, वहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ। जैसे सपोज मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड, अभी बस प्रोग्राम को देखिएगा आप, ठीक। बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें जो अभी बताई नहीं गई हैं, बट टाइम के साथ वो सब चीज़ आपको पता चलेगा। बट अभी जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उस पे फोकस रखिएगा, ठीक। ये मत पूछिएगा कि ये, मतलब ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, बस जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज मैंने एक वॉइड टाइप का कोई फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, राइट, एक्स मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। यहाँ पे मैं सपोज लिखता हूँ एक्स प्लस प्लस, राइट, फिर अगेन कर देता हूँ प्रिंट परसेंट डी एक्स, राइट। अब इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ मेन यहाँ पे सपोज मैं क्या कर देता हूँ, फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से, राइट। या फिर इस काम करता हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ इंटीजर इक्वल्स टू सपोज 10, ठीक। और फिर मैं लगाता हूँ फंक्शन इंडेक्स वेरिएबल देता हूँ, वन जीरो करता हूँ एंड जैसे सपोज मैंने ये पर्टिकुलर कोई भी प्रोग्राम लिखा है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है कि जब आप यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, ठीक। फर्स्ट लाइन तो आपको दिख रहा है क्या है, हैश इंक्लूड एस टी डी आर डॉट एच। ये क्या करता है, ये लाइन सबको पता है, एस टी डी आर डॉट एच जो फाइल है जो लाइब्रेरी फंक्शंस को कंटेन करती है उसको मेन प्रोग्राम में ला देता है, ठीक। फिर मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम फन है, ठीक। मेरा एक फंक्शन है, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसका नाम क्या रखा है मैंने, फन। और वो कैसा टाइप का है, वॉइड टाइप का है। वॉइड का मतलब है, देखो मैंने हमेशा बोला था फंक्शन को डिफाइन कैसे किया था। फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो जनरली क्या होता है, दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक होता है लाइब्रेरी फंक्शंस और एक होते हैं ऐसे फंक्शंस जो आपको डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक। तो लाइब्रेरी फंक्शन का क्या होता है, एल्गोरिथम ऑलरेडी कंपाइलर के अंदर बिल्ट होता है, उसको पता होता है कि ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी फंक्शन क्या करता है। जैसे यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ किया है प्रिंटफ। तो प्रिंटफ के लिए आपको मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता है आपको कंप्यूटर में, क्योंकि प्रिंटफ क्या हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन है, तो आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ेगा अपने सिस्टम में कि प्रिंटफ क्या करेगा, ठीक। कंपाइलर को पता है कि प्रिंटफ का काम है आउटपुट को प्रिंट करना, राइट, तो वो आपको बताना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप कोई खुद का फंक्शन डिफाइन करेंगे ना, तो आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि मैं ऐसे कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, इसका काम ये है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम था फन, ठीक। और वो कैसा टाइप का है, वाइट टाइप का, ठीक। तो अब मैं ये जो स्कोप आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो मैंने स्कोप यहाँ पे डिफाइन किया है, इस स्कोप के अंदर मैं यही बता रहा हूँ कंपाइलर को कि हमारा ये फंक्शन क्या करेगा, ठीक। तो ये पॉइंट समझ में आया कि जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हो तो आपको पूरा फंक्शन को बताना, कंपाइलर को पूरा एकदम बताना पड़ेगा फंक्शन के बारे में कि ये फंक्शन हमारा इस तरीके से ऑपरेट करता है, राइट। तो जहाँ जहाँ मैं अपने प्रोग्राम में फंक्शन का यूज़ करूँगा तो आप ये पर्टिकुलर ऑपरेशन करिएगा, राइट।
तो यहाँ पे मैंने जो फंक्शन डिफाइन किया है उसका पूरा मैंने यहाँ पे चिट्ठा लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक। अच्छा, अब मैं डिस्कस क्या कर रहा था, वॉइड के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो जनरली क्या होता है, जब भी आप कोई पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन करते हो तो उसका कुछ रिटर्न वैल्यू होता है, राइट। आप रिटर्न वैल्यू मांगते हो उस पर्टिकुलर फंक्शन से। रिटर्न वैल्यू ऐसे समझिए इससे कि आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बता दिया, आपने इंस्ट्रक्शन बता दिया कि हमारा ये फंक्शन ये सब काम करेगा, ठीक। और फाइनली आउटपुट क्या दे देगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न वैल्यू देते हैं। आपने पूरा बता दिया ब्योरा फंक्शन के बारे में कंपाइलर को कि हमारा फंक्शन ये सब काम करेगा और एट द एंड ये रिटर्न देगा, ठीक। समझे? जस्ट लाइक जो आप मैथ्स में पढ़ के आए हैं ना, फंक्शन वैसा ही है कि आपने इनपुट दिया और आउटपुट आप लेते हो, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे यही मतलब वही प्रोसेस एक तरीके से सिमिलर है इससे, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक। खैर जब ये फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना समझिए कि फंक्शंस जब भी आप डिफाइन करते हैं तो उसका रिटर्न टाइप आप क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो वॉइड अगर यहाँ पे मैंने यूज़ किया तो इसका मतलब कि ये रिटर्न टाइप इसका कुछ नहीं है, ठीक। इसका मतलब जब भी आप फंक्शन को कॉल करेगा तो ये क्या होगा, जो अंदर चीज़ें हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, ठीक। तो इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया है एक्स, ठीक। इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या डिफाइन किया है, एक वेरिएबल एक्स डिफाइन किया, ठीक। तो एक्स वेरिएबल डिफाइन किया है और फिर क्या किया, एक्स प्लस प्लस फिर प्रिंट है परसेंट डी एक्स, ठीक। तो ये हमारा फंक्शन के अंदर ये चीज़ होगा। तो मतलब इन सेंस कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको एक्स प्लस प्लस करेगा, यानी उसकी वैल्यू को क्या करेगा, एक्स प्लस प्लस का मतलब एक इंक्रीज करेगा वैल्यू, यानी उसकी वैल्यू जो हो जाएगी, मैं यहाँ कमेंट्स में लिख देता हूँ, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, यानी ये हो जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक। एक्स की वैल्यू एक इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। और फिर प्रिंट एफ परसेंट टी कमा एक्स, यानी ये क्या करेगा, फाइनल जो एक्स की वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा, ठीक। तो इस फंक्शन का रोल क्या है, समझ में आ गया। इस फंक्शन का रोल बस यही है कि आपने कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू इसमें इनपुट दिया तो ये क्या करेगा, उस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा वन से एंड फिर उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ये मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंपाइलर को दे दिया, मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक। अब देखो फिर यहाँ से क्या है, हमारा ये मेन फंक्शन है, ठीक। तो मेन फंक्शन है, तो जनरली जब आप कोई पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन कर, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वॉइड फंक्शन को डिफाइन किया, तो ये सबसे पहले रीड नहीं होगा, कंपाइलर हमारा हमेशा मेन फंक्शन से रीड करेगा। तो मैंने बताया था मेन फंक्शन का रोल क्या होता है, मेन फंक्शन हमको ये बताता है कि हमारा एक्चुअल प्रोग्रामिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी यहाँ पे मैंने इंट मेन यूज किया है, तो इसका मतलब जो कंपाइलर हमारा रीडिंग चालू करेगा ना, कंपाइलर पढ़ना चालू करेगा हमारा कोड, वो यहाँ से चालू करेगा, ना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से चालू करेगा, राइट। इससे चालू नहीं करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा। हमेशा मेन फंक्शन से कंपाइलर क्या होता है, अपना कोड स्टार्ट करता है पढ़ना। तो कंपाइलर क्या करेगा, जैसे आपने कोड को टर्मिनल में डाला, मतलब ये फाइल आप सेव करेंगे और टर्मिनल में रन कराएंगे, तो कंपाइलर फर्स्ट लाइन देखेगा हैश इंक्लूड stdr.h, जो कि हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है प्री प्रोसेसिंग का। तो प्री प्रोसेसिंग का प्रोसेस होगा, फिर जैसे ही कंपाइलेशन कराने जाएंगे आप, तो वो कंपाइलर हमारे यहाँ से कोड को रीड करना चालू कर देगा। तो मेन फंक्शन, ठीक। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल जेड डिफाइन किया जो कि 10 है, ठीक, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, ठीक। और फिर मैंने क्या किया, फन को कॉल किया, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया। जब भी आप आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन को यूज जब आप करेंगे तो उसको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को क्या किया, कॉल किया, तो फन जेड, तो मतलब जो फंक्शन है उसके अंदर मैं जेड की वैल्यू डाल दूँगा यहाँ पे, इसलिए मैंने जेड लिख दिया, ठीक। तो फंक्शन के अंदर मैं जेड की वैल्यू डालूंगा तो क्या होगा, जेड प्लस प्लस, दैट इज जेड की वैल्यू 10 थी, तो आउटपुट क्या आएगा 11, तो प्रिंट एफ 11, यानी जो हमारे पास इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक। तो ये हमारा ये एक्चुअल कोड हमारा ये कह रहा है, ठीक। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था अभी ये कोड को रीड करना, क्योंकि अभी हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ा नहीं है, तो आप लोग को बहुत डिफिकल्ट होगा ये चीज़ को समझने के लिए। बट जब हम लोग फंक्शन पढ़ लेंगे तब आप आसानी से समझ जाएंगे। तो अभी मेन चीज़ क्या था समझना, अभी मेन चीज़ हमारा ये समझना है कि देखो यहाँ पे मैंने वॉइड फंक्शन में एक वेरिएबल डिफाइन किया है एक्स, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज़ अभी इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। वो जो कोड को वो बस यही था कि कोड क्या हमारा कह रहा है वो मैंने बताया, बट वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ा नहीं है, तो इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। बट ये जो पॉइंट अभी बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। देखो यहाँ पे क्या है कि हमने एक फंक्शन, जो हमारे पास वॉइड फंक्शन था वहाँ पे मैंने एक वेरिएबल यूज किया है एक्स, ठीक। अच्छा, ये जो वेरिएबल एक्स है वो किस स्कोप में, इस स्कोप में है, राइट। वो कहाँ है हमारे पास, इस पर्टिकुलर स्कोप में यूज हुआ है वेरिएबल एक्स, ठीक। और हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जेड, तो वो किस स्कोप में हमारा, वो इस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर प्रेजेंट है, ठीक।
तो x वाला जो वेरिएबल है वो इस स्कोप के अंदर प्रेजेंट है और z वाला वेरिएबल इस स्कोप के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, कहने का मेरा मतलब ये है कि जब कंपाइलर हमारा इस स्कोप में होगा ना, जैसे आपने इंट में लिखा, ठीक, उसके बाद इंट z इक्वल्स टू 10 लिखा, राइट, और फिर आपने फंक्शन को कॉल किया। तो फंक्शन को जैसे ही आपने कॉल किया तो कंपाइलर हमारा क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया। ठीक, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया तो उसने इंट एक्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे ये एक्स वेरिएबल को अपने माइंड सेट में रखा। ठीक, मतलब ये फंक्शन में एक्स वेरिएबल आ गया, उसके मेमोरी लोकेशन में एक्स नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट हो गया। तो जब तक कंपाइलर हमारा इस पर्टिकुलर स्कोप में काम कर रहा है, जब तक कंपाइलर हमारा इस पर्टिकुलर स्कोप में काम कर रहा है, तो तब तक वो एक्स की वैल्यू को रिमेंबर रखेगा। ठीक, जैसे ही ये पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू से बाहर आएगा तो कंपाइलर क्या होगा, हमारे पास एक्स की वैल्यू को भूल जाएगा, उसको उसके उसके मतलब डेटा से ही हट जाएगा कि एक्स की वैल्यू कुछ थी, राइट, उसके डेटा से हट जाएगा। यही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। एक काम करता हूँ, ये मेरे को लगता है ये एग्जांपल बहुत टफ हो गया, इससे कर इसलिए ठीक है, फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, फालतू का फंक्शंस बताना सही नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक काम करता हूँ, जो आपने पढ़ा है उसी से एग्जांपल क्रिएट करता हूँ मुझसे कुछ। ठीक, तो हैश इंक्लूड str डॉट h, कुछ बात लिखा मैं इंट में। ठीक, लोकल ग्लोबल वेरिएबल तो हमने पढ़ा है, तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है इंट एक्स इक्वल्स टू 10। ठीक, और फिर उसके बाद मैं एक और स्कोप खोल देता हूँ, अंदर लिख देता हूँ इंट सपोज वाई इक्वल्स टू 20, राइट, एंड फिर मैं एक और स्कोप मान लो जनरेट कर देता हूँ, लिख देता हूँ इंट जेड इक्वल्स टू, फिर इस बार लिख देता हूँ सपोज प्रिंटर परसेंट डी कॉमा जेड। ठीक, और फिर मैंने ये स्कोप को कर दिया क्लोज। मैंने क्या कर दिया, एक और स्कोप है, इसको भी क्लोज कर दिया, और फिर मैंने जीरो कर दिया, स्कोप को क्लोज कर दिया। सपोज मैंने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखा, एक मैंने कौन सा प्रोग्राम लिखा, ये वाला प्रोग्राम लिखा, राइट। अब देखो ये प्रोग्राम क्या कह रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट लाइन देखो, हैश इंक्लूड str.h, यानी प्री प्रोसेसर को कॉल किया, फिर हमने मेन फंक्शन को कॉल किया, फिर यहाँ पे ओपनिंग स्कोप है, स्कोप को मैंने खोला, इसके अंदर क्या लिखा है, इंट एक्स इक्वल्स टू 10, यानी मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया एक्स, जिस जो इंटीजर डेटा टाइप का, और उसकी वैल्यू क्या रख दिया मैंने, 10 रख दिया। ठीक, और फिर मैंने रखा है इंट वाई इक्वल्स टू 20, यानी दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया y, जो अगेन इंटीजर डेटा टाइप का, और उसकी वैल्यू क्या रखा मैंने, 20। फिर एक और स्कोप खोला मैंने, वहाँ पे लिखता है इंट z इक्वल्स टू 30, यानी एक तीसरा वेरिएबल डिफाइन किया z, जो अगेन इंटीजर डेटा टाइप का, उसकी वैल्यू क्या रखा मैंने, 30 रख दिया। फिर प्रिंटर परसेंट डी कम आ जाए, तो परसेंट डी हमारे पास इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी ये कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा, और किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, जेड की वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी इसका जो आउटपुट आएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, वो क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक, ये क्लियर है। फिर मैंने सारा इसको क्लोज कर दिया है, रिटर्न जीरो, यानी ये हमारा एंडिंग पॉइंट है प्रोग्राम का। ठीक, तो ये हमारा प्रोग्राम एक्चुअली में ये कह रहा है, इसका आउटपुट क्या है, इस प्रोग्राम का 30 आएगा। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये कहना है कि सबसे पहले देखो, जो हमने यहाँ पे जेड वेरिएबल डिफाइन किया है, राइट, वो क्या है हमारे पास इस स्कोप के अंदर है, इतने से स्कोप के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, अच्छा, सिमिलरली वाई वेरिएबल जो डिफाइन किया है वो हमारा क्या है, इतने से स्कोप के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। और जो एक्स वेरिएबल है वो पूरा, ये जो फर्स्ट स्कोप है, इस इतने मतलब एरिया में एक्स वेरिएबल क्या है, एक्सेसिबल है। ठीक, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक, ये जो हमारे पास लोकल वेरिएबल होता है वो क्या होता है, जिस स्कोप में आप लोकल वेरिएबल डिफाइन करते हैं उस स्कोप में क्या होता है, वो एक्सेसिबल होता है। ठीक, यही मैंने बताया था। अच्छा, जब कंपाइलर अंदर के प्रोसेस में आता है, कंपाइलर में क्या होता है कि जब कंपाइलर इस पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा होगा ना, तो होगा क्या कि सबसे पहले वो काउंटर किससे करेगा, इंट एक्स इक्वल्स टू 10, तो उसके मेमोरी लोकेशन में, इसको मैं उससे भी बताते चलता हूँ यहाँ पे, उसके मेमोरी लोकेशन में ये है हमारे पास, इस टाइप से ऐसे मेमोरी लोकेशन होगा जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक, इस तरीके से ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले वो काउंटर किससे करेगा, सबसे पहले काउंटर करेगा वो एक्स नाम के वेरिएबल से, तो उसके मेमोरी लोकेशन में एक एक्स नाम का वेरिएबल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, और उसके अंदर वैल्यू जो भी 10 वो स्टोर हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली
नेक्स्ट वो वेरिएबल किससे इनकाउंटर करेगा, वाई नाम से। तो वाई का वेरिएबल क्या हो जाएगा, अगेन क्रिएट हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, दैट इज 20 उसके अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी मेमोरी लोकेशन में। एंड फिर क्या हमारे पास एक जेड नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा मेमोरी लोकेशन में, एंड उसके अंदर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 स्टोर हो जाएगी। जेड के नाम का क्रिएट हो गया, उसके अंदर क्या हो जाएगी वैल्यू, 30 स्टोर हो जाएगी। ठीक, एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया, उसके अंदर वैल्यू 10 स्टोर हो गई। वाई नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया, उसके अंदर वैल्यू 20 स्टोर होगी। जेड नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया, उसके अंदर वैल्यू 30 स्टोर होगी। ठीक, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास जेड नाम का वेरिएबल है वो क्या है हमारे पास इसी स्कोप के अंदर प्रेजेंट है। तो जैसे ही कंपाइलर इस स्कोप से बाहर आएगा, मतलब ये पूरा प्रोग्राम रन करके इस स्कोप से बाहर आएगा, तो क्या होगा, वो भूल जाएगा कि जेड नाम का वेरिएबल था भी। राइट, यही मैं बोल रहा हूँ, वो भूल जाएगा कि जेड नाम का वेरिएबल था भी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पूरा ये जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसमें। ठीक, जेड नाम का जो वेरिएबल था वो फिर बचेगा नहीं कंपाइलर पे। सिमिलरली, अरे यार खराब बन रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। सिमिलरली जैसे ही वाई के स्कोप से बाहर आएगा, यानी इस वाले पार्ट से जैसे ही वो रीजन से बाहर आएगा, तो जो हमारे पास वाई के वैल्यू था वो भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। राइट, वाई की जो वैल्यू थी वो भी हट जाएगी। ठीक, वो कंपाइलर याद ही नहीं रखेगा कि वाई नाम का भी कोई वैल्यू था। राइट, एंड सिमिलरली एक्स, जैसे एक्स वाले स्कोप से, यानी जो मेन स्कोप है हमारे पास, ये पूरा जो मेन स्कोप है, इससे जैसे ही कंपाइलर बाहर निकलेगा तो एक्स नाम का जो वेरिएबल था वो भी क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ओवरऑल समझ में आ रहा है कि जब आप नॉर्मली किसी पर्टिकुलर वैल्यू को डिफाइन करते हो, नॉर्मल जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया वेरिएबल को। ठीक, तो जब आप किसी वेरिएबल को नॉर्मली डिफाइन करते हो तो क्या होगा, जब तक स्कोप के अंदर कंपाइलर रन कर रहा है तब तक वो कंपाइलर क्या होगा, उस वेरिएबल को याद रखेगा कि अच्छा हमारे पास एक वाई नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 20 है। ठीक, वो याद रखेगा कब तक, जब तक कंपाइलर हमारे पास क्या होगा, इस स्कोप के अंदर काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही उस स्कोप से बाहर आएगा तो कंपाइलर भूल जाएगा कि वाई नाम का वेरिएबल था भी कुछ। समझ में आ रही है बात, तो ये होता है नॉर्मल वेरिएबल के केस में। लेकिन जब आप स्टैटिक लगा देते हो ना इसके पीछे, स्टैटिक, किसी वेरिएबल के पीछे आपने स्टैटिक लगा दिया, जैसे सपोज यहाँ, इसको हटा दो, जैसे सपोज मैंने जेड के आगे स्टैटिक लगा दिया। ठीक, यहाँ पे मैंने स्टैटिक वर्ड यूज कर दिया। तो अब स्टैटिक का क्या काम होता है, स्टैटिक क्या होता है, आपने स्टैटिक यूज कर दिया ना, तो होगा क्या कि अब सेम सिनेरियो में, जैसे मैं सेम यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, बहुत सुंदर सुंदर बनाने की कोशिश करूँगा। सेम सिनेरियो में होगा क्या कि अगेन एक्स नाम का, वाई नाम का और जेड नाम का वेरिएबल तो क्रिएट होगा। राइट, एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 10 होगी। वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 20 होगी। और जेड की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 30 होगी। ठीक, तो लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जेड के पीछे क्या लगा हुआ है, स्टैटिक लगा हुआ है। तो स्टैटिक से क्या होता है कि जैसे इस स्कोप में अभी काम करा, ठीक, इस स्कोप में हमारे पास कंपाइलर था, जैसे ही स्कोप से बाहर आएगा ना, तो स्टैटिक लगाने से क्या होगा कि ये वैल्यू, अब कंपाइलर क्या होगा, इसको भूलेगा नहीं कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल था, ये एज इट इज़ मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट होगा, जेड की वैल्यू मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट रहेगी। लेकिन अब देखो वाई के पीछे तो स्टैटिक लगाने हैं, तो अब इस वाले स्कोप से अगर बाहर आ जाएगा तो वाई की वैल्यू को अगेन क्या हो जाएगा, वो भूल जाएगा, क्योंकि वाई नॉर्मली डिफाइन किया गया है, उसके पीछे कोई भी टर्म यूज नहीं है स्टैटिक। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, अब ये भूल जाएगा, हटा दो वाई की वैल्यू। ठीक, अच्छा ये थ्री पॉइंट। फिर सिमिलरली मेन स्कोप से जैसे ही बाहर आएगा, ये वाला जो मेन स्कोप है, मेन स्कोप से जैसे ही बाहर आएगा तो अब एक्स की वैल्यू को भी भूल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एक्स को भी हम लोगों ने मतलब स्टैटिक वर्ड यूज नहीं किया, तो ऑब्वियस बात है नॉर्मली मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया, तो वो उसकी वैल्यू को भी क्या कर जाएगा, भूल जाएगा। तो समझ में आ रहा है पावर ऑफ स्टैटिक। स्टैटिक करता क्या है, स्टैटिक जब आप किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के आगे लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वो वेरिएबल है हमारे पास, उस वेरिएबल की वैल्यू मेमोरी कंपाइलर कभी भूलता ही नहीं, कंपाइलर कभी भूलता ही नहीं कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल था कि नहीं था। जैसे अगर आप नॉर्मली डिफाइन करोगे तो वेरिएबल को, तो स्कोप से बाहर आओगे तो कंपाइलर भूल जाएगा कि वो वेरिएबल था प्रेजेंट कभी। राइट, जैसे मैंने वाई के बाहर, जैसे स्कोप से बाहर आया था तो कंपाइलर वाई को भूल गया था। लेकिन स्टैटिक लगाने से कंपाइलर कभी भी
भूलेगा नहीं वेरिएबल को, ठीक? कभी नहीं भूलेगा कि वाई मतलब जेड था कि नहीं था, राइट? ऐसा सिचुएशन होगा, जेड हमेशा क्या होगा, मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि उसके पीछे क्या वर्ड है, स्टैटिक कीवर्ड यूज है। तो स्टैटिक कीवर्ड का ये मेन रोल होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जेड की वैल्यू तो हमेशा प्रेजेंट रहेगी, नो डाउट, बट क्या जेड एक्सेसिबल रहेगा? नहीं। जैसे कि मैंने लोकल वेरिएबल्स में बताया था कि लोकल वेरिएबल्स अपने स्कोप में आपने डिफाइन किया है, तो उसी स्कोप में क्या होगा, लोकल वेरिएबल्स एक्सेसिबल होता है। आप उस स्कोप से बाहर अगर कभी कोई वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो वहाँ पे लोकल वेरिएबल क्या होता है, एक्सेसिबल नहीं होता। जैसे इस सिनेरियो में देखो, यहाँ पे प्रिंटर परसेंटेज जेड इक्वल्स मैंने 10 लिख दिया, राइट? तो एक्चुअली में इस स्कोप के अंदर हमारे पास क्या है, जो जेड है हमारे पास वो स्कोप के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वो उसकी वैल्यू एक्सेसिबल है, यहाँ पे आपका आउटपुट देगा, ठीक? लेकिन अगर मैं सपोज मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे अगेन प्रिंटफ डाल देता हूँ और परसेंट डी करके मैं जेड की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो आपको ये क्या कर देगा, एरर शो कर देगा। क्यों एरर शो कर देगा? क्योंकि जो हमारे पास जेड था वो तो इसी रीजन तक ही मतलब क्या था, एक्सेसिबल था, इसके इस रीजन के बाहर एक्सेसिबल था नहीं। लेकिन आपने प्रिंटर परसेंट डी कॉमा जेड यानी जेड वेरिएबल की वैल्यू डिमांड की है जो कि उस रीजन के बाहर था, तो आपको क्या होगा, आउटपुट कंपाइलर एरर दे देगा। आउटपुट क्या देगा आपको, कंपाइलर एरर। तो समझने वाली पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्टैटिक वेरिएबल आपका वेरिएबल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, आपके वेरिएबल को मिटाता नहीं है मेमोरी से, बट एक्सेसिबल भी नहीं बनाता। ये चीज़ ध्यान रखना, समझ रहे हो? वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा आपके मेमोरी लोकेशन में, कंपाइलर को पता रहेगा कि जेड नाम का वेरिएबल है, लेकिन एक्सेसिबल नहीं है वो। समझ में आई बात? प्रेजेंट है बट एक्सेसिबल नहीं है। तो यही कहना चाह रहा हूँ स्टैटिक वेरिएबल। तो आप इसको रन करा के भी देख सकते हैं, ये एरर शो करेगा, ठीक? तो इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सेव करूँगा, ठीक? और यहाँ पे सपोज मैं करता हूँ फाइल नाम का क्लिक कर देता हूँ, फाइल डॉट सी, ठीक? और डेस्कटॉप में चले जाता हूँ, सेव कर दिया सपोज। तो फाइल डॉट सी नाम का आपने सी फाइल देख लिया। अच्छा, एक चीज़ देखो, आज एक अच्छा चीज़ दिखाता हूँ तुमको। जैसे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया और इस फ़ोल्डर का नाम देख रहे हैं आप, न्यू फ़ोल्डर है, ठीक? ये फाइल डॉट सी इसके अंदर डाल दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल पे जाता हूँ। तो मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे इसको रन कराना है। तो टर्मिनल पे जाए तो सी डी डेस्कटॉप किया, तो एक्चुअली हमारा टर्मिनल कहाँ था, यूज़र के पास था, राइट? यूज़र पोजीशन पे था, तब वो कहाँ पे आ गया, डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक? अब डेस्कटॉप पे तब मैं क्या करूँगा, फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा। तो फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा तो सी डी मैं क्या कर देता हूँ, न्यू फ़ोल्डर लिख देता हूँ, FOLDER फ़ोल्डर। अब देख सकते हो कि यहाँ पे न्यू स्पेस फ़ोल्डर लिखा है, यानी बीच में स्पेस डाला है। तो क्या होगा, एंटर करोगे ना तो ये कंपाइल नहीं करेगा। देखो, समझ में आ रहा है, ये दिक्कत हो रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आप क्या कर दीजिए, न्यू यहाँ पे आप एक सिंगल कोटेड कॉमा मतलब सिंगल कोट डाल दीजिए और फिर लिखिए न्यू फोल्डर, राइट? स्पेस डाल के FOLDER। अब आप अगर करेंगे तो ये क्या कर देगा, रन करने लगा, राइट? अब ये न्यू फोल्डर के अंदर चला गया। अब आप फाइल का नाम लिख दीजिए GCC फाइल डॉट सी एंड स्टॉप कंपाइल। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एरर शो हो गया लाइन नंबर 11 पे, राइट? 11 13 लिखा है ना, तो लाइन नंबर आप 11 देखिए, तो इस केस में एरर शो हो रहा है। तो यही है हमारे पास लाइन नंबर 11, राइट? तो देख लीजिए लाइन नंबर 11 लिखा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? क्यों एरर शो हुआ समझ में? क्योंकि जो हमारे पास जेड था वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर रीजन में एक्सेसिबल था, इससे के बाहर एक्सेसिबल नहीं था। और आपने जेड डिफाइन कर दिया इसके बाहर, तो प्रिंटर फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, देखेगा इस स्कोप के अंदर कहीं जेड डिफाइन है, तो उसको जेड एक्चुअली में इधर दिखेगा, बट जेड की वैल्यू तो यहीं तक एक्सेसिबल थी ना। तो आउटपुट क्या होगा हमारे पास, नहीं क्रिएट होगा, एरर शो होगा, ठीक? तो कहने वाली पॉइंट समझ में आ गई बात, क्या कहने वाला था कि स्टैटिक वेरिएबल जब आप यूज करते हैं तो स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है, आपके वेरिएबल को डिस्ट्रॉय नहीं हो करता है, राइट? आपका वेरिएबल कंपाइलर के अंदर प्रेजेंट है, बट कंपाइलर के मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट है, बट एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक? एक्सेसिबल इन सेंस कि अगर आप स्कोप के बाहर उसको यूज कर रहे हैं और एक्सेस करने का मतलब डिमांड कर रहे हैं, तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा स्कोप के बाहर। स्कोप के अंदर एक्सेसिबल है बट स्कोप के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक? तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हाँ, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था स्टैटिक वेरिएबल से रिलेटेड। अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ पे आपने देख लिया
ये मैंने क्या यूज किया है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देखो ये चीज़ क्या मैंने यूज किया, अगर आपका फ़ोल्डर के बीच में स्पेस है, जैसे सपोज़ आपने यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर दिया, तो यहाँ पे जो आपने फ़ोल्डर का नाम रखा, वहाँ पे आपका स्पेस था। तो कभी भी फ़ोल्डर के नाम में स्पेस है, तो आप इस तरीके से सिंगल कोट से आप क्या कर सकते हैं, फ़ोल्डर का मतलब फ़ोल्डर के अंदर जा सकते हैं, ठीक? तो एक तरीका आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, ये चीज़ यहाँ तक अलाउड है, बट अगर आप चाहें कि यहाँ पे मैं कुछ कर दूँ, स्पेस डाल दूँ फ़ाइल, जैसे सपोज़ मैं फ़ोल्डर के अंदर क्लिक करता हूँ, एक एक सेकंड, ये क्या करता हूँ ना, मैं फ़ाइल जो नाम रखा था ना, सेव एज़, यहाँ पे फ़ाइल जो मैंने नाम रखा है ना, तो फ़ाइल और उसके बाद एक और नाम रहेगा, फ़ाइल फ़ाइल करना चाहता है, फ़ाइल या फिर स्मार्ट फ़ाइल लगेगा नाम, सपोज़ स्मार्ट और फिर स्पेस फाइल डॉट सी। अब मैं इस तरीके से इसको कंपाइल करने की कोशिश करूँगा ना, तो ये कंपाइल अब नहीं होगा, राइट? आप डेस्कटॉप में देखिए एक नाम हो गया स्मार्ट फाइल का, बट ये कंपाइल अब नहीं होगा, आप रन करा के देख सकते हैं। हमारा जो है अभी जो है हमारे पास जो कंपाइलर वो न्यू फोल्डर के अंदर है, तो इसको हम लोग डेस्कटॉप में लाते हैं। तो डेस्कटॉप में यहाँ पे लाना है, इसको डेस्कटॉप में लिया, ठीक। अच्छा, एक बार डेस्कटॉप में हम लोग ला चुके हैं ना, तो वापस से डेस्कटॉप में लाने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नया टर्मिनल जाना पड़ेगा। तो नया टर्मिनल पे जाते हैं, वहाँ पे करते हैं सीडी डेस्कटॉप, राइट? मैं डेस्कटॉप पे हूँ और फिर मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास स्मार्ट फाइल डॉट सी, इसको कंपाइल करना है, तो ये कंपाइल नहीं होगा, राइट? नो सच फाइल डायरेक्टरी दिखा रहा है, ये कंपाइल नहीं होने वाला। क्यों कंपाइल नहीं होगा? क्योंकि जो हमारे पास कंपाइलर है ना, जीसीसी स्मार्ट के बाद स्पेस देख के ना रुक जाता है, ठीक? आगे ये चीज़ को देखेगा ही नहीं। यहाँ पे आपने स्पेस दे दिया ना, तो यहीं पे वो रुक गया, इसलिए वो क्या करेगा, इसको कंपाइल नहीं कर सकता। लेकिन जब आप फोल्डर के नाम में स्पेस देते हैं ना बीच में, तो उसको भी नॉर्मली आप करना चाहेंगे तो नहीं करेगा, लेकिन सिंगल कोट लगा देंगे तो फिर वो क्या कर देगा, कंपाइल कर देगा, ठीक? तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। तो मेन पॉइंट हमारा क्या था, स्टैटिक वेरिएबल का था। तो स्टैटिक वेरिएबल समझ में आ गया। स्टैटिक वेरिएबल का क्या काम होता है? स्टैटिक वेरिएबल जो होता है हमारे पास, आप किसी भी वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगाते हैं, तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन में हमेशा के लिए प्रेजेंट रखता है, उसकी वैल्यू को फॉरगेट होने नहीं देता। तो ये पॉइंट स्टैटिक वेरिएबल में इंपॉर्टेंट था, ठीक। अच्छा, अनइनिशियलाइज्ड स्टैटिक लोकल वेरिएबल है जीरो वैल्यू, ठीक। यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक। नॉर्मल लोकल वेरिएबल को अगर आप आउटपुट निकालना चाह रहे हैं, मतलब बिना डिफाइन किए, जैसे यहाँ पे स्टैटिक इंटेक्स है, तो अगर मैं स्टैटिक हटा के इंटेक्स लिख दूंगा सिर्फ और इसकी वैल्यू कुछ नहीं डालूंगा, तो आउटपुट गार्बेज वैल्यू आएगा। लेकिन अगर आपने स्टैटिक वैल्यू यूज किया, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारे पास जीरो आएगा, ठीक। फिर क्या, स्टैटिक लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज ओनली वन एंड स्टे थ्रू आउट द प्रोग्राम्स लाइफ। यही मैं कहना चाह रहा था कि ये जो वेरिएबल आपने डिफाइन करते हैं स्टैटिक, कभी आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के पीछे स्टैटिक लगा देते हैं, तो उसकी वैल्यू मेमोरी लोकेशन में थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब जब तक आप प्रोग्राम आपका खत्म नहीं होता, तब तक क्या होगा, हमारे पास उसकी वैल्यू प्रेजेंट रहेगी, ठीक, मेमोरी लोकेशन। स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल है इंटरनल लिंकेज। अब इंटरनल लिंकेज का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। हैव नो इंटरनल लिंकेज होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज़ मिस कर दिया, नो इंटरनल लिंकेज, ठीक, नो इंटरनल लिंकेज। इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा इधर समझाता हूँ, इधर स्पेस है ना, इधर मैं समझाता हूँ, ठीक। देखो होता क्या है कि हम्म, जैसे ये आपका मेन फाइल है, ठीक, मेन प्रोग्राम का फाइल है। जैसे मैंने कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम का कोड लिखा है, इसमें हैश इंक्लूड एस टी डी आर डॉट एच और फलाना फलाना चीज़ मैंने मतलब प्रोग्राम लिखा अपना, ठीक, कोड। तो उस कोड का नाम मैंने डाल दिया फाइल डॉट सी। क्या नाम डाल दिया मैंने यहाँ पे, इसका इस पर्टिकुलर कोड का फाइल डॉट सी। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डाला था फाइल डॉट सी, ये मेरी फाइल है जिसमें मैंने क्या लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, ठीक, कोड लिखा है अपना। और एक फाइल थी हमारे पास, कौन सी, एक फाइल थी हमारे पास एस टी डी आई डॉट एच वाली, राइट। ये जो एक फाइल थी हमारे पास एस टी डी आई ओ डॉट एच, राइट, एस टी डी आई ओ डॉट एच, एस टी डी आई डॉट एच, ये फाइल थी हमारे पास। इस फाइल के अंदर क्या प्रेजेंट था, इस फाइल के अंदर प्रेजेंट था
आपके बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस, राइट, प्रिंटफ, स्कैनफ, एफगेटस, बहुत सारी जो जो थी, एफगेटस नहीं प्रेजेंट होगा। और मतलब जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं ना मेन में, वो सब क्या थे हमारे पास एस टी डी आर डॉट एच फाइल के अंदर प्रेजेंट थे, ठीक। और भी बहुत सारी फाइल्स होती हैं इसमें, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो एक और फाइल मैं क्रिएट कर देता हूँ, उस फाइल का नाम रख देता हूँ, आप लोगों ने जो लोग थोड़ा बहुत सी पढ़े होंगे पहले तो उनको पता होगा, मैथ डॉट एच। मैथ डॉट एच भी एक फाइल होती है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको मिल जाते हैं, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, पावर हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, ये सारे चीज़ें आपको क्या होता है मैथ डॉट एच के अंदर मिल जाती है। तो आप क्या करते हो, मेन कोड में लिखते हैं ना हैश इंक्लूड एस टी डी आर डॉट एच, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, लाइक मेन कोड में आप ये सब चीज़ें लिखते हो। तो इससे होता क्या है, उससे प्री प्रोसेसिंग के वक्त ये फाइल्स इस आपके मेन कोड के अंदर प्रेजेंट हो जाती है। एस टी डी आर डॉट एच फाइल्स भी आपके मेन कोड के अंदर प्रेजेंट हो जाती है। और इसका रिवर्स भी होता है, फाइल डॉट सी वाली फाइल भी इधर जा सकती है, और ये वाली फाइल भी क्या होती है हमारे पास इधर जा सकती है, ठीक। मतलब टू वे, मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन होता है। एस टी डी आर डॉट एच और मैथ डॉट एच फाइल भी आपके मेन कोड, मतलब मेन फाइल जो है हमारे पास फाइल डॉट सी, उसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है। और फाइल डॉट सी भी क्या हो सकता है हमारे पास इन दोनों में एक्सेसिबल हो सकता है, ठीक, मैथ डॉट एच और एस टी डी आर डॉट एच। बट जब आप स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल करते हो ना, तो स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल से क्या होता है कि ये वन वे कर देता है। ग्लोबल वेरिएबल जो आपने डिफाइन किया है, ठीक, वो क्या होगा हमारे पास वन में होता है, मतलब कि आपका मैथ डॉट एच इधर आएगा, एस टी डी आर डॉट एच फाइल इधर इस फाइल के अंदर इंक्लूड हो सकता है, बट जो आपने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है ना, तो वो चीज़ इधर नहीं जाएगा। नहीं, वो चीज़ इधर नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये पॉइंट ये कह रहा था कि जो स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल होता है उसका इंटरनल लिंकेज नहीं होता। फिर से सुनो, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, जो लोग कन्फ्यूजन होगा। होता क्या है कि जब आप प्रोग्राम लिखते हो ना, तो प्रोग्राम लिखते हो तो आप लिखते हो ना हैश इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, बहुत सारे आपने हैश के टर्म यूज किए होंगे, अभी तो नहीं यूज किए, आगे जाके हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये सब टर्म्स। तो आप हैश इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, ये सारी चीज़ें आप लोग लिखते थे, राइट। इससे क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो आपने मैथ डॉट एच फाइल बनाया, जो आपने एस टी डी आर डॉट एच फाइल बनाया, वो सारी की सारी ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, ड्यूरिंग कंपाइलेशन प्रोसेस, ये सारी की सारी फाइल्स आपके मेन कोड वाली जो फाइल है ना, जहाँ आपने मेन कोड लिखा है दैट इज फाइल डॉट सी, वहाँ पे क्या होती है प्रेजेंट हो जाती है। सिमिलरली आपके जो फाइल डॉट सी में जो डेटा है ना, वो इधर चला जाता है, राइट। समझ रहे हो, ये भी, इसका डेटा भी इधर जाता है। एस टी डी आर डॉट एच फाइल का डेटा आपके मेन कोड में आ जाता है, और इसका डेटा उधर जाता है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक। तो इसका डेटा उधर जाने का मतलब कि यहाँ पे सपोज आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया इंट वाई, तो वो इंट वाई वेरिएबल इधर प्रेजेंट हो सकता है, इंट वाई वेरिएबल इधर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक। ये होता है टू वे लिंकिंग। लेकिन जब आप कोई ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हो, ये सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल के लिए, ठीक, ग्लोबल वेरिएबल, और वो भी स्टैटिक टाइप का, ठीक। तो मान में कोई स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि मैथ डॉट एच फाइल तो आपकी मेन फाइल में आ जाएगा, एस टी डी आर डॉट एच फाइल तो आपकी मेन फाइल में आ जाएगा, लेकिन इधर से लिंकेज नहीं होगा। इधर से आपका जो ग्लोबल वेरिएबल होगा ना, वो इधर अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल, बाकी सारा चीज़ अवेलेबल होगा। टू वे प्रोसेस होगा यहाँ पे, बट ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा इधर प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ इधर ही प्रेजेंट होगा, ठीक। तो यही कहना चाह रहा है पॉइंट, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो हमारे पास स्टैटिक स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल होता है उसका इंटरनल लिंकेज नहीं होता, ठीक। ये सब बहुत डीप वाली बातें, कोई इतना प्रोग्रामिंग में ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, बट हाँ अगर आपको डीप में सीखना है तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसका इंटरनल लिंकेज नहीं होता, तो क्या नहीं होता है, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, ठीक। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ना हमारे पास, यहाँ पे अगेन फंक्शंस यूज हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोग्राम को हम लोग जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब वहाँ पे डिटेल में देखेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल का कंसेप्ट था। तो ओवरऑल समझ में आ गया स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होता है। बस 2-4 पॉइंट यहाँ पे सीखने का था। पहला पॉइंट क्या था कि जब आप कभी भी किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के पीछे स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हो, तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल जो होता है ना, वो जो वेरिएबल होता है वो थ्रू आउट प्रोग्राम क्या होगा, मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट होगा। अगर स्टैटिक नॉर्मली आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को डिफाइन करते हो नॉर्मल तरीके से, तो क्या होगा, जब तक स्कोप के उस स्कोप के अंदर, जिस स्कोप में वो वेरिएबल एक्सेसिबल है, उस स्कोप के अंदर कंपाइलर अगर रन कर रहा है, तो वैल्यू इसकी मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट होगी।
लेकिन जैसे ही उस स्कोप से बाहर जाएगा कंपाइलर, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन से चली जाएगी, ठीक। लेकिन स्टैटिक क्या होगा, स्टैटिक वेरिएबल जब आप डिफाइन करते हो तो वो थ्रू आउट प्रोग्राम्स लाइफ क्या होगा, प्रेजेंट रहता है, ठीक। अनइनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। जो लोकल वेरिएबल आप इनिशियलाइज रखते हो तो उसकी वैल्यू गार्बेज वैल्यू नहीं होगी, जीरो होगी, ठीक। ये दो पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या रखना है कि कोई ग्लोबल वेरिएबल में आपने स्टैटिक लगा दिया, ठीक, तो उसका इंटरनल लिंकेज होंगे। इंटरनल लिंकेज मतलब कि बाहर से जो फाइल्स होंगी आप अंडर मेन कोड में डाल दोगे, लेकिन यहाँ से जो फाइल जाएंगी ना उधर, मतलब ये जो आपका मेन फाइल है वो उधर नहीं जाएगा, वैसा इंटरनल लिंकेज नहीं होगा। उधर नहीं जाने का मतलब ग्लोबल वेरिएबल का वाला पार्ट नहीं जाएगा। जब आप कोई भी पर्टिकुलर जो आपकी मेन फाइल है, उस वो जब मैथ डॉट एच में जाएगी या फिर एस डॉट एच वाली फाइल में जाएगी, तो उसके जो डेटा है ना वो जाता है। डेटा मतलब जैसे आपने जो जो वेरिएबल डिफाइन किया, जो जो टर्म आपने डिफाइन किया, वो सब उधर जाता है, ठीक। बट जो ग्लोबल वेरिएबल, अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल पे स्टैटिक लगा दिया है, माने आपने प्रोग्राम में कोई ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया और उसके पीछे आपने स्टैटिक लगाया हुआ है, तो वो वाला पार्ट नहीं जाएगा, बाकी सारा पार्ट जाएगा, ठीक। यही कह रहा है। तो स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल हैज नो इंटरनल लिंकेज, ठीक। तो ये चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, दैट इज लिटरल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब लिटरल्स क्या होता है? लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यूज दैट आर यूज्ड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक। जैसे आपने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप देखिए, ये क्या लिखा है, हैश इंक्लूड एस टी डी आर डॉट एच, यानी एस टी डी आर डॉट एच फाइल को हम लोगों ने प्रोग्राम में इंक्लूड किया। ये हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन है, और यहाँ ये ओपनिंग स्कोप है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्कोप है, ठीक। तो हमारा एक्चुअल प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इंट इक्वल्स टू 20, यानी एक ए नाम का वेरिएबल डिफाइन किया जो इंटीजर डेटा टाइप का था, और उसकी वैल्यू क्या रख दी है, 20 रख दी है, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल कहते हैं। यही क्या कहलाता है, हमारे पास लिटरल कहलाता है, ठीक। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये जो पार्ट है ना, एक सेकंड, ये जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल कहते हैं। जो आपने 20 लिखा है ना यहाँ पे, 20 आप देख रहे हैं, तो यही चीज़ क्या है हमारे पास, बेसिकली लिटरल है। हियर 20 इज अ लिटरल, ठीक है। यहाँ पे जो 20 है वो क्या हमारे पास लिटरल है, ठीक। तो जो कांस्टेंट वैल्यू की बात कर रहे थे हम लोग, वो क्या है हमारे पास 20 है, तो वो वही क्या है हमारे पास लिटरल है, ठीक। फिर देखो दूसरा लाइन में मैंने क्या लिखा है, इंट बी इक्वल्स टू 0x1 है। अच्छा, ये 0x1 है क्या है, बेसिकली एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ये क्या है हमारे पास, बेसिकली एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक। यहाँ मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड। ये जो 0x अगर किसी टर्म के पीछे आप देख लेते हैं, ये क्या बताता है, एक हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में बताता है, हेक्साडेसिमल नंबर। सिमिलरली अगर आप कहीं सिर्फ जीरो देख रहे हैं, 016, जिससे मैंने दूसरे लाइन में लिखा, तो ये क्या बताता है, ऑक्टल नंबर के बारे में बताता है, ऑक्टल नंबर के बारे में बताता है। और 0B11 देख रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है, बाइनरी नंबर के बारे में बताता है, ठीक। इसके बारे में बताता है, बाइनरी नंबर्स के बारे में बताता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि 0x जो होता है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में बताता है, 0 क्या होता है, ऑक्टल नंबर के बारे में बताता है, 0 भी बाइनरी नंबर के बारे में। तो ये सब डिफरेंट नंबर सिस्टम्स होते हैं, ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। जैसे होता है ना, एक रोमन न्यूमरल्स होता है, डेसिमल नंबर होता है, बाइनरी नंबर होता है, ऑक्टल नंबर होता है, राइट, हेक्साडेसिमल नंबर होता है। तो ये सब क्या होता है, डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम होता है। अगर इनके डिटेल में अगर आपको, मतलब ये सब तो डिजिटल डिज़ाइन का पार्ट होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ मैं। जैसे ऑक्टल नंबर होता है ना, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 से लेके 7 के बीच में, यानी टोटल 8 डिजिट्स ऑक्टल नंबर सिस्टम में प्रेजेंट होता है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, बेसिकली हेक्साडेसिमल में एक्चुअली जो वैल्यूज होती है वो 0 से लेके 9 तक होती है, प्लस आपकी वैल्यू ए से लेके सपोज ए सी, राइट। तो मतलब टोटल 16 वैल्यू होना चाहिए, तो 10 तक हो गया तो ए से लेके ई तक होगा, राइट। तो ये वैल्यूज होती है 0 से लेकर 9 तक होती है, और ए से ई तक होती है, ठीक। एंड फिर हमारे पास ए से ई तक, अच्छा सॉरी, ए से एफ तक होगी, सॉरी, क्योंकि 16 होता है ना टोटल, टोटल 16 नंबर्स तक हेक्साडेसिमल प्रेजेंट। जैसे ऑक्टल में 8 नंबर्स होते हैं, तो हेक्साडेसिमल में 16 नंबर्स होते हैं, ठीक। ये सब हम लोग डिटेल में
डिजिटल डिज़ाइन में सीखेंगे, क्योंकि वो डिजिटल डिज़ाइन का ही पार्ट है। ये एक्चुअली में प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेसिकली 2 वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1, ठीक? ये होता है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। तो अगर ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमारे पास किसका सेक्शन है? नंबर सिस्टम वाला सेक्शन डिजिटल डिज़ाइन। डिजिटल डिज़ाइन एक्चुअली क्या होता है, कंप्यूटर का ही कोर्स होता है। मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, बट सीएस में भी क्या होता है, पढ़ाया जाता है। तो उसका ये एक्चुअली में क्या है, पार्ट है। तो वहाँ पे ये चीज़ डिटेल में सिखाया जाएगा आप लोग को, ठीक? तो चिंता मत करिए, उसका जब मैं कोर्स लाऊँगा तो वहाँ पे ये चीज़ डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो ये बेसिकली मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किया है। ये हेक्साडेसिमल नंबर है का वेरिएबल, ये ऑक्टल नंबर का वेरिएबल है, ये हमारे पास बाइनरी नंबर का, मतलब सॉरी लिटरल है, वेरिएबल में बोलता हूँ। लिखिए ये तीनों क्या है हमारे पास, लिटरल्स है। कांस्टेंट वैल्यू में तो क्या है हमारे पास, लिटरल्स है, ठीक? प्रिंटर परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी ABCD, यानी ये क्या होगा, ए का वैल्यू प्रिंट करेगा, बी का वैल्यू प्रिंट करेगा, सी का वैल्यू प्रिंट करेगा और डी का वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक? तो ये सब इसकी जो वैल्यू होगी, ये भी हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये वाला जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन टोटली डिजिटल डिज़ाइन का सेक्शन है। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू अभी बताएंगे तो ये एक्चुअली में टाइम वेस्टेज होगा, क्योंकि ये उतना मतलब पार्ट नहीं है इसी का, मतलब प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है। डिजिटल डिज़ाइन में ये चीज़ सिखाया जाएगा आपको, इसका वैल्यू निकालना कि 0x1 क्या वैल्यू कैसे निकालेंगे, 016 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सब आपको डिजिटल डिज़ाइन में सिखाया जाएगा, ठीक? तो इसको मैं अभी यहाँ पे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट लिखा है हमारे पास, दूसरा प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा है, ये क्या है हमारे पास, सफिक्स है, ठीक? ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सफिक्स इन सी, सफिक्स इन सी, ठीक? तो सफिक्स वाला पार्ट है। ये क्या है बेसिकली, हैश इंक्लूड str.h इंट मेन। इंट एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है जो इंटीजर डेटा टाइप का, उसकी वैल्यू क्या रखा है, 124, राइट? फिर मैंने लिखा अनसाइंड इंट p इक्वल्स टू 124 u। तो u का मतलब क्या होता है, अनसाइंड, अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप मतलब बी जो वेरिएबल है हमारे पास वो इंटीजर डेटा टाइप का, और उसके प्लस क्या है, वो अनसाइंड है। अनसाइंड का मतलब क्या होता है, ये भी हम लोग आगे वैसे पढ़ेंगे जस्ट, तो अभी भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। अनसाइंड का मतलब होता है contains positive value, it contains only positive value, correct? Positive values, it contains only positive values। अनसाइंड का मतलब यही होता है, अनसाइंड के अंदर आप नेगेटिव वैल्यूज नहीं डालते, समझ में आई बात? पॉजिटिव वैल्यूज ये क्या करता है, स्टोर कर सकता है। तो किसी भी डेटा टाइप के पीछे अगर आप अनसाइंड देख लेते हैं ना, किसी भी डेटा टाइप, मैं ये मतलब कॉमन सेंस से बात है, मैं कैरेक्टर डेटा टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्लोट के पीछे देखें या फिर आप इंटीजर डेटा टाइप के पीछे देखें अनसाइंड लगा हुआ, तो वो साफ साफ बताता है कि वो पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करेगा। तो 124 हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी, ये क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर कर रहा है। लॉन्ग इंट सी, तो ये हमारे पास 124 एल, यहाँ पे इसका सफिक्स यूज है, लॉन्ग लॉन्ग का एल होता है, ठीक? रिटर्न 0। तो ये एक्चुअली में सब जो लिटरल्स हैं, ठीक? तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सी प्रोग्रामिंग में इतना ज़्यादा आपके यूज में नहीं आएगा। बस एक क्या कह सकते हैं, डेटा टाइप का चीज़ है तो वो हम लोग पढ़ा रहे हैं, बट उतना ये यूजफुल चीज़ नहीं है, ठीक? तो लिटरल्स इन सी प्रोग्रामिंग में अभी हम लोग ने इंटीजर लिटरल्स के बारे में पढ़ लिया। तो इंटीजर लिटरल्स में ये वाला पार्ट क्या था, प्रीफिक्स का पार्ट था। जो ये वाला पार्ट हम लोग ने पढ़ा, ये था प्रीफिक्स का पार्ट था, ठीक? और ये वाला जो पार्ट हम लोग देखें, ये किसका पार्ट है, सफिक्स का पार्ट है, ठीक? तो सफिक्स आप क्या क्या लगा सकते हैं इंटीजर लिटरल में, अनसाइंड वाला पार्ट लगा सकते हैं, अनसाइंड पार्ट लगा सकते हैं, लॉन्ग वाला पार्ट लगा सकते हैं, लॉन्ग लॉन्ग पार्ट लगा सकते हैं, राइट? और प्रीफिक्स क्या क्या अलाउड है, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर, सब अलाउड है, ठीक? सारा चीज़ अलाउड है। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन, ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। बस ये सब आपको मेमोराइजेशन वाला पार्ट है, ये कोई यहाँ पे दिमाग वाला पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। ये सब मेमोराइजेशन वाला पार्ट है, ठीक? अब आता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटर्स में। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटर्स में जो प्रीफिक्स अलाउड होता है वो सिर्फ हेक्साडेसिमल वाला नंबर अलाउड होता है। आप यहाँ पे बाइनरी नंबर नहीं यूज़ कर सकते, ना ही ऑक्टल नंबर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ जो अलाउड प्रीफिक्स है वो क्या है हमारे पास, हेक्साडेसिमल, ठीक? और अलाउड सफिक्स क्या है, फ्लोट के लिए एफ यूज़ करेंगे, लॉन्ग डबल के लिए LD यूज़ करते हैं, ठीक? ये एक एग्जांपल मिलेगा, फ्लोट इक्वल्स टू 10.5 और फ्लोट डी इक्वल्स टू 2.1 E4F। अच्छा, ये वाला पार्ट समझते हैं। देखो कहीं पे भी अगर ये वाला पार्ट को मैं इधर ले जाता हूँ,
कहीं पे भी अगर हमारे पास ई वर्ड यूज होता है ना, ई ई का मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग में? पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। ठीक, ई का मतलब क्या होता है बेसिकली प्रोग्रामिंग में? पावर ऑफ 10। ठीक, तो मतलब ये 2.1 इंटू 2.1 ई4 लिखा है, जिसका मतलब क्या हुआ? 2.1 इंटू 10 की पावर 4। राइट, ई जहाँ लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या कर देंगे आप? 10 समझेंगे, तो 10 की पावर में होगा, तो 10 की पावर 4। तो ये प्रोग्रामिंग में होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो प्रिंटर परसेंट डी परसेंट डी, तो क्या हो जाएगा आउटपुट? आप देख लीजिएगा क्या प्रिंट करेगा। 10.5000, मतलब बाई डिफ़ॉल्ट 5 डेसिमल के आगे 6 डिजिट का जीरो होगा, तो मैं आउटपुट में लिख देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली आउटपुट जो होगा वो क्या आएगा? 10.500 456, राइट। एंड इधर क्या आउटपुट आएगा? 2.1 इंटू 10 की पावर 4, दैट इज 21000, यही इसका आउटपुट होगा। ठीक, मोस्ट वाली यही आउटपुट होगा। ये हम लोग रन करके भी देख लेंगे। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में ये पॉइंट था। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग लिटरल्स। तो कैरेक्टर जो होता है बेसिकली ये चीज़ में पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर में हम लोग कैर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर आपको सिंगल टाइप का कैरेक्टर स्टोर करना हो, जैसे मैंने सिंगल कैरेक्टर स्टोर करा है, तो उसके लिए मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालूंगा, राइट। जब अगर आपको मल्टीपल चीज़ें स्टोर कराना है कैरेक्टर्स में, नॉट अ सिंगल चीज़, मल्टीपल, जैसे मैंने एक पूरा का पूरा नाम स्टोर कराया, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालूंगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रिंग्स कहते हैं। स्ट्रिंग्स, ठीक। तो कोई भी चीज़ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं। सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लेना, ठीक। तो परसेंट सी जो होता है हमारे पास बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर है सिंगल कैरेक्टर के लिए, और परसेंट एस हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है स्ट्रिंग के लिए, ठीक। तो ये हमारे पास आउटपुट जनरेट कर देगा, जो कि नॉर्मल सा चीज़ है, आपको दिख रहा होगा जी आई यूज आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या था? कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ओवरऑल अब हम लोग ने लिटरल्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा है, तो बेसिकली 3 टाइप के हम लोग ने लिटरल्स देख लिए, राइट। एक इंटीजर में हम लोग ने देखा, फ्लोटिंग में देखा, और कैरेक्टर में देखा, ठीक। इंटीजर में लिटरल्स में प्रीफिक्स सारे अलाउड है आपके पास। हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसके लिए 0x होता है, 0 ऑक्टल नंबर के लिए होता है, बाइनरी नंबर के लिए 0 भी होता है, ठीक। ये सारा चीज़ क्या हमारे पास इंटीजर लिटरल्स में अलाउड होता है, ठीक। और सफिक्स क्या क्या अलाउड होता है हमारे पास? अनसाइंड इंट के लिए आप यूज कर सकते हैं, लॉन्ग एल के लिए एल एल, मतलब लॉन्ग के लिए एल यूज कर सकते हैं, लॉन्ग लॉन्ग के लिए एल, ये सब यूज नहीं करिएगा आप जनरली, आप बहुत रेयरली ये सब चीज़ों को यूज करिएगा, ठीक। बट ठीक है, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस अगर आप इसको ध्यान में रख सके तो अच्छी बात है, ठीक। फिर उसके बाद आपके पास क्या है? हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में जो प्रीफिक्स अलाउड होता है वो क्या होता है हमारे पास? हेक्साडेसिमल वाला सिर्फ अलाउड होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि ये जनरली आपको आउटपुट निकालने में कभी आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में क्या होता है बेसिकली, क्या कौन सा मतलब जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स होता है उसमें क्या अलाउड होता है हमारे पास? हेक्साडेसिमल वाला पार्ट अलाउड होता है, और अलाउड सफिक्स क्या होता है हमारे पास? फ्लोट के लिए एफ और लॉन्ग डबल के लिए एडिटिव, ठीक। अच्छा, ई का भी मतलब मैंने बता दिया, दैट इज पावर ऑफ 10, ठीक। अच्छा, यहाँ पे 0.00 होगा, ठीक। परसेंट एफ है ना, तो यहाँ पे आगे 6 जीरोस भी होंगे, ये भी ध्यान रखना है। जो मैंने आउटपुट निकाला है, आप कहेंगे तो इसको रन भी करा देंगे, बट कोई सेंस नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी सब प्रोग्राम है, तो यहाँ पे क्या ही आप रन करेंगे इसको, ठीक। फिर हमने कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में पढ़ा। तो कैरेक्टर्स को, कैरेक्टर के लिए आप कैर डेटा टाइप यूज करेंगे, तो कैर सी, जब अगर आप सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कराना है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लेंगे। अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर कराना है तो आप स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या कर सकते हैं? इसको स्टोर करा सकते हैं, ठीक। तो ये था ओवरऑल लिटरल्स के बारे में। तो आज के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ तक क्लोज करते हैं, राइट। ओवरऑल 1 घंटा होने जा रहा है, तो आज इतना ही पे क्लोज करते हैं। तो बेसिकली क्या क्या पॉइंट आज हम लोग ने सीखा? हम लोग ने आज स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में सीखा और लिटरल्स के बारे में सीखा। तो आज का पार्ट थोड़ा सा क्या था, मतलब प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा, प्रोग्रामिंग का कह सकते हैं कोडिंग पार्ट है था, राइट। क्योंकि आज हम लोगों ने सिर्फ थ्योरी ही देखा, ठीक है। बट स्टैटिक वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज अब आपको समझ में आएगा, मतलब जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब हम लोग वहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल का यूज करेंगे, तब आपको वहाँ पे और समझ में आएगा कि स्टैटिक वेरिएबल कहाँ और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक।
स्टैटिक वेरिएबल का मेन कंसेप्ट बस यही है कि ये क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू को हमेशा रिमेंबर करता है। कंपाइलर इसकी वैल्यू हमेशा क्या रखता है अपने माइंड में, मतलब अपने मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखता है। ठीक, एक्सेसिबल नहीं होगा बट मेमोरी लोकेशन के अंदर प्रेजेंट होगा। एक्सेसिबल कब नहीं होगा वो भी ध्यान रखना कि हमेशा ही नहीं एक्सेसिबल। एक्सेसिबल तभी होगा जब आप उसके अंडर स्कोप, उसके जिस स्कोप में वो डिफाइन है वेरिएबल, उस स्कोप में काम कर रहे हैं। राइट, अगर आप उस स्कोप से बाहर निकलेंगे तो वैल्यू वेरिएबल की प्रेजेंट होगी बट एक्सेसिबल नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स में। और ये लिटरल्स मैंने बता ही दिया, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। तो दो पार्ट आज हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप कन्वर्जन इन सी देखेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग करेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। 2 बजने वाला, आप देख सकते हैं टाइम यहाँ पे टाइम। बाय बाय। ठीक। हाँ, ये मतलब हाँ, जो प्रेजेंट होता है ना। हाँ।